तो आज बच्चों आपके साथ मुझे रिवीजन करना है फटाफट से हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक चैप्टर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे एक क्रिस्प मैनर के अंदर, और कुछ नई बातें भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है, वो फिर हम मटेरियल से अपने वही अपडेटेड मटेरियल से वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम अपना पहले रिवीजन करते हैं, साथ साथ देखते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस या कुछ भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा तो कर लेंगे। ठीक है ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है बेसिकली हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें आप समझो कि उसमें हमें टोटल 4 मेन बातें पढ़नी है। 4 मेन बातें, अगर मैं मेन बातों की बात करूं, बाकी 5वां बाइफरकेशन में बना लेता हूं अदर्स का, जो हम अलग से अभी अपने मटेरियल में बाद में अपडेशन में देखते हैं। तो 4 मेन बातें क्या क्या हैं, जैसे पहला पार्ट तो है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट है, तो आपकी इसमें एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए, वो इसी पर निर्धारित है। दूसरा पार्ट है इसके अंदर मेन कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो एक एक्सरसाइज इस पर भी आधारित है। फिर इसके बाद चैप्टर चला जाता है एक अलग जोन में या अलग जगह पर, जो हमने पहली बार पढ़ा होता है या जो हम पहली बार सीख रहे होते हैं। ठीक है ना, जिसको अलग से हेडिंग बनाकर दे रखा है वैसे तो एन्युटी, लेकिन उसमें एन्युटी के अंदर अगर मैं डिवाइड करूं तो एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर वैल्यू का, और एन्युटी के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, तो इन टोटलिटी मतलब जो आगे की एक्सरसाइज हैं सी और डी, टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से डिवाइडेड हैं, और ये बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर है टाइम वैल्यू का। बाकी कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम अभी लेक्चर के लास्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक बार क्विकली चारों को रिवाइज कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। और एक्सरसाइज तो हमने डिस्कस ऑलरेडी वैसे कर ही रखी हैं चारों, लेकिन एक बार हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि किसमें क्या है, किसमें कितनी बातों का इंपॉर्टेंस रेलेवेंस है। ठीक है, तो एक एक करके फिर आप मुझे बता देना एक एक के बारे में आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। तो जैसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट पकड़ लेता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली क्या बात होती है कि एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है, एक होता है टाइम, कि कितने समय के लिए। ठीक है, टाइम। अब ये जो टाइम होता है, ये यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे होते हैं ईयर्स में, यानी कि साल में, महीनों में नहीं, साल में। और ये जो रेट होता है, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं पर एनम, यानी कि ये पूरे 1 वर्ष का होना चाहिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, और R मतलब कि रेट क्योंकि परसेंट में दे रखा होता है, तो R को हम R/100 करके कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है। बाकी इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अमाउंट किसे बोलते हैं या बैलेंस किसे बोलते हैं। बैलेंस या अमाउंट का मतलब होता है कि हमारे प्रिंसिपल में जब हमारा इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये अमाउंट है या ये ए है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आपके 2 ही फॉर्मूले हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला और एक अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट इज P प्लस आई और इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू T/100। तो अगर मैं पहले इस वाले की एप्लीकेशन की बात करूं, तो इसमें टोटल 4 वेरिएबल्स हो गए, यानी कि एक हो गया आई, एक हो गया P, एक हो गया R, एक हो गया T, है ना, इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो एग्जाम में कोई भी 3 हमें गिवन होंगे, ये पक्की बात है, या कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा लैंग्वेज में कि 3 आपको पता ही चल जाएंगे, या 3 का आपस में कुछ ना कुछ गिवन इक्वेशन में तो काम होगा ही होगा, और एक कोई भी इनमें से अननोन जो है वो हमसे फाइंड करवा रहा होगा, कोई भी एक अननोन। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें वो हमसे इंटरेस्ट निकलवाता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें वो हमसे प्रिंसिपल निकलवाता है, कुछ में शायद वो रेट निकलवाता है, कुछ में वो शायद टाइम निकलवाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट इन्हीं चारों में होता है कि 4 में से 3 चीज गिवन होंगी और एक मिसिंग निकालनी होती है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन
हर सवाल में हो सकता है एप्लीकेशन बदल जाए, ठीक है ना। तो ये आप समझो, ये हमारा पहला पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। तो अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप अपने अपने थम्स अप भेज दो कि ये पहले सबको याद आ गया जो हमने पढ़ा था, और इसका कॉन्सेप्ट भी याद आ गया आपको सिंपल इंटरेस्ट का। ओके ओके, ठीक है, याद आ गया सबको। चलो ठीक है, तो पहला पार्ट तो याद आ गया, ठीक है। तो बाद में जाते जाते इसके कुछ रिविजनरी एग्जाम्पल भी देख लेंगे हालांकि बुक के हम। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट तो ये होता है, अगर हम कॉन्सेप्ट समझे कि अगर हमने कोई प्रिंसिपल आज इन्वेस्ट करा और 1 साल बाद हमें उस प्रिंसिपल पर कोई इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल बाद हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, यानी कि अगले साल हमारा एक नया प्रिंसिपल बन जाता है जो बेसिकली पिछले साल के प्रिंसिपल और पिछले साल के इंटरेस्ट का समीशन होता है। तो जब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा तो नए प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होकर फिर मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर 2 साल बाद हमारा प्रिंसिपल फिर से चेंज हो जाता है। यानी कि कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि हर साल प्रिंसिपल जो है वो बदलता रहेगा, फिर से मेरे इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलकर मेरा एक नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ये होता है कि आपका प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट भी हर साल चेंज होता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट वाइज। तो अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि जो इंटरेस्ट हमें मिलता है या इंटरेस्ट जो हम लगाते हैं वो हो सकता है कि साल में एक बार मिलता हो। इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली, कि मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में एक बार, या हो सकता है कि इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा हो, यहां पर 6 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद। तो उसको बोल देते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि मतलब आपको इंटरेस्ट जो है हर 6-6 महीने में मिल रहा है, ठीक है ना। या हो सकता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। या इसी तरह हो सकता है कंपाउंडेड वीकली, हर हफ्ते इंटरेस्ट मिल रहा हो। या कहने को तो ये भी हो सकता है कंपाउंडेड डेली, कि रोज इंटरेस्ट मिलता हो। तो कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये एक नया कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो साल में कन्वर्जन पीरियड कितने होंगे, एक ही होगा, क्योंकि साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो साल में 2 कन्वर्जन पीरियड्स हो जाते हैं, है ना, जैसे एक ये और एक ये, यानी कि आपको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी तरह जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है तो साल में 4 कन्वर्जन पीरियड्स हो जाते हैं, है ना, 1 2 3 4। इसी तरह क्या पता कंपाउंडेड मंथली हो, हर महीने इंटरेस्ट मिलता हो, तो साल में टोटल 12 कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे फिर, क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा होगा। इसी तरह कंपाउंडिंग वीकली में 52 हो जाएगा कन्वर्जन पीरियड, और कंपाउंडेड डेली में 365 हो जाएगा कन्वर्जन पीरियड। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है, और थोड़ा सा रोल कंपाउंडिंग कब हो रही है इसका होता है। अब ये कन्वर्जन पीरियड जो होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या ये क्या प्रभाव डालता है। तो 2 बातें हैं। कन्वर्जन पीरियड जो होता है, पहली चीज तो वो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को सही करने के लिए काम में आता है। यानी कि मान लेते हैं हमें कोई इंटरेस्ट रेट दे रखा है पर एनम, ठीक है, हमें कोई इंटरेस्ट रेट दे रखा है पर एनम, लेकिन हमारी कंपाउंडिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारी कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, यानी कि साल में 4 बार। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेट को हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मान लो हमें साल का रेट दे रखा है 10% पर एनम, और मुझे पता है मेरी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, यानी साल में 4 बार हो रही है, तो आई हैव टू डिवाइड दिस रेट बाय 4, और उसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे को अब इंटरेस्ट जो है वो 2.5% मिलेगा अब हर क्वार्टर में। मेरी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो आई हैव टू डिवाइड इट बाय 4। तो यानी कि रेट जो लिया जाता है वो इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करके
बाय कन्वर्जन पीरियड तब लिया जाता है। तो जैसे मेरे एग्जांपल में अगर रेट था 10% पर एनम और कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही होगी तो इट विल बिकम 2.5%। तो इस तरह से हमारा रेट जो है वो कंपाउंडिंग की वजह से प्रभावित हो जाता है। अच्छा, सिमिलरली जब हम समय की बात करते हैं यानी एन की बात करते हैं तो हमारा जितने भी साल का टोटल टाइम पीरियड होता है, टी का मतलब होता है टाइम जो हम साल में बताते हैं। मान लेते हैं 3 साल का क्वेश्चन है, मान लो हमने इसी क्वेश्चन में कहा 3 साल, 1 साल ये हो गया और 1 साल और 1 साल और। तो जब हमारा कन्वर्जन पीरियड 1 साल में 4 बार हो रहा है तो टोटल अगर टाइम ही 3 साल का होगा तो 3 साल में हमारा टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि इसका मतलब मेरी 12 बार कंपाउंडिंग होगी। अगर आप 3 साल का पूरा डायग्राम बनाओगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 1 साल में हम 4 बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 3 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग कर लोगे, 12 बार कंपाउंडिंग कर लोगे। तो कन्वर्जन पीरियड जो होता है उसका रोल रेट में और टाइम में इस प्रकार से आता है। अच्छा, ये सब बातों को खत्म करते हुए या इन सब बातों को इकट्ठा जोड़ते हुए जो मुद्दे की बात है वो ये, जो इसमें हमें मेन चीज याद रखनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि अमाउंट जो होता है उसका फॉर्मूला यहां पर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट की पावर होल की पावर n। और यहां पर रेट मतलब वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इंटरेस्ट रेट जो पर एनम दे रखा है उसे डिवाइड करना पड़ता है कन्वर्जन पीरियड से, मतलब कितने कन्वर्जन पीरियड है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड से। और n जो होता है वो आपका समय जो ईयर्स में है और उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन पीरियड के जितने भी नंबर्स हैं उससे उस हिसाब से निकाला जाता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और बाकी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला वही है। अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर सकते हैं। अब क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा होता है p इंटू 1 प्लस आर होल की पावर n माइनस पी बन गया, p को कॉमन ले सकते हैं तो ये 1 प्लस आर होल की पावर n माइनस 1 बन गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो 4 ही वेरिएबल हो गए, आई, पी, आर और एन, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और नंबर। तो इसमें वही कहानी होगी एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में, कि कोई भी आपको 3 चीजें दे रखी होंगी और एक मिसिंग निकलवा लेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी होती है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अब एक बार मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट याद आ गया सबको? तो भेजो थम्स अप। ओके ओके ओके, ठीक है, सबका थम्स अप आ गया। चलो ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी हो गई है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर के अगले पार्ट पर, जो बिल्कुल 100% जिस पर मतलब हमको एग्जाम में करके ही जाना है, इसीलिए उस पर लिख रहे हैं हम 100%, ठीक है। तो पहले शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर कहानी होती क्या। कहानी शुरू होती है एक टर्मिनोलॉजी से, एक टर्म से जिसका नाम है एन्युइटी। अब एन्युइटी किसे कहते हैं? एन्युइटी बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है किसी कांस्टेंट अमाउंट के लिए, किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, ठीक है ना। आमतौर पे ये कांस्टेंट अमाउंट दो चीजों में चलता है। जैसे इधर बना देता हूं एक, कि भाई या तो आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो और आप वो इन्वेस्ट रेगुलरली करते हो। जैसे आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है पिछले कई सालों से, है ना, सिप का, आपने सुना हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें क्या होता है, आपको हर महीने या हर हफ्ते या हर मतलब कुछ भी एक रेगुलर इंटरवल पर आप एक रेगुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, डालते रहते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक नियम बना लिया कि मैं हर महीने 2,000 रुपए बैंक में जमा कराऊंगा, हर महीने मैं 2,000 रुपए बैंक में जमा करता रहूंगा 15 साल तक करता रहूंगा, ठीक है। हर महीने 2,000 रुपए जमा करता रहूंगा। तो दिस 2,000 रुपए इज टर्म्ड एज एन्युइटी, या ये जो कांस्टेंट अमाउंट की हम बात कर रहे हैं इसे एन्युइटी कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो होता है एन्युइटी का कॉन्सेप्ट, वो चलता है ज्यादातर लोन में। लोन में क्यों चलता है? क्योंकि जब आप किसी भी चीज का आज लोन लेते हो, मान लो आपने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया,
तो गाड़ी खरीदने के लिए आपने आज मान लेते हैं 18 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक वाला आपकी किस्तें बांध देता है, जिसको आप एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हो ईएमआई, है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब आपको हर महीने पता है यार, हर महीने मुझे 10,000 रुपए की किस्त जमा करनी है, हर महीने, एवरी मंथ, हर महीने 10,000, हर महीने 10,000, हर महीने 10,000, हर महीने 10,000 की आपकी किस्तें बन गई अगले 20 साल तक। तो इस एग्जाम्पल में जो ये 10,000 रुपए की फिगर है, इट विल बी टर्म्ड एज एन्युइटी। तो एन्युइटी जो होता है वो एक कांस्टेंट अमाउंट को कहते हैं जो हम रेगुलरली या तो पे कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, बैंक में कुछ भी हो सकता है, नेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब वही है कि एक कांस्टेंट अमाउंट। अच्छा, अब एन्युइटी को, इस कॉन्सेप्ट को दो चीजों में तोड़ दिया गया, या इसको दो नजरियों से देख लिया गया। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी जो फर्स्ट पेमेंट होती है, क्या पता आपने नियम बना रखा हो कि मैं महीने के एंड में पैसे जमा करूंगा, कि आज महीना खत्म हो जाएगा, जब महीना एंड हो जाएगा तब मैं 2,000 जमा करूंगा, हर महीने के एंड में जमा करूंगा। तो जब आपकी पहली पेमेंट एंड में होती है किसी भी पीरियड की, मतलब चाहे हफ्ता हो, महीना हो, साल हो, कुछ भी हो, जब आपकी पहली पेमेंट एंड में होती है किसी भी पीरियड की, तब हम उसको एन्युइटी रेगुलर कहते हैं। तो ये छोटा सा हमको बात याद रखना है। और जब हम पेमेंट करते हैं, मान लेते हैं हमारी कुछ इस तरह की रूल है, इस तरह का हमारा नियम है कि हम महीने की पहली तारीख को ही हमें किस्त जमा करनी है, डे 1 पर ही, पहली तारीख को ही, मतलब आज ही गाड़ी खरीद के लाए और आज ही पहली किस्त भी जमा करनी है। तो इस तरह की जब हमारी कुछ एग्रीमेंट होता है कि फर्स्ट पेमेंट जो है वो हमें बिगिनिंग में ही पे करना है, और यानी कि या हर पीरियड की ही बिगिनिंग में हम पेमेंट करते रहेंगे, तो ऐसी वाली एन्युइटी को हम कहते हैं एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू, कुछ भी कह सकते हैं, एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू। हाँ, सवाल साइलेंट हो तो फिर माना जाता है एन्युइटी रेगुलर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। हालांकि क्वेश्चन ज्यादातर साइलेंट होता नहीं है, वो बताएगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा कि आप बिगिनिंग में पे कर रहे हो या एंड में पे कर रहे हो, बट अगर साइलेंट होता है तो मानते हैं कि हम उसको एंड में पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एन्युइटी रेगुलर। तो एक बार पहले इतने तक का मुझे थम्स अप भेजो कि यहां तक याद आ गया, इतना कॉन्सेप्ट याद आ गया। ओके, ठीक है, इतना याद आ गया। अब जो मेन होता है, अब जो मेन पार्ट है चैप्टर का, वो अब उसके बाद शुरू होता है। ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट समझ गए कि पहले पे करा बाद में पे करा, एन्युइटी क्या है। अब जो मेन पार्ट होता है वो होता है पहले फ्यूचर वैल्यू को लेकर। फ्यूचर वैल्यू एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम फनी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है कि भाई, मतलब आमतौर पे फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप आज खड़े होकर, ये आप आज हो, है ना, आज आप मान लेते हैं क्लास 12th में हो, या आज आप 18 साल के हो, सीए फाउंडेशन में हो, कुछ भी हो, और आप सोच रहे हो कि 10 साल बाद मेरे पास क्या होगा, 10 साल बाद मैं अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँगा, 10 साल बाद मैं भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून होऊंगा, 10 साल बाद मेरा फोर्ब्स की टॉप 25 शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में नाम होगा। मतलब आप इस तरह की बातें सोच रहे हो, 10 साल बाद क्या होगा। तो इसी तरह ये फ्यूचर वैल्यू का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, ये आता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आमतौर पे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था ना कि एन्युइटी का कॉन्सेप्ट दो जगह चलता है, या तो हम पैसा कहीं निवेश कर रहे हैं या फिर लोन ले रखा है। तो जब हम पैसा निवेश करते हैं तो हर आदमी उस समय भविष्य के बारे में सोचता है ना। ये आपने बचपन में भी देखा होगा कि घर में बात हो रही है कि चलो हम गोल्ड खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, भविष्य में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, ये सोच के आप खरीदते हो, या भविष्य में काम आएगा। या हम चलो जमीन खरीद लेते हैं, भविष्य में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। घर खरीद लेते हैं, घर में इन्वेस्ट कर दो पैसा, भविष्य में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब इंसान इन्वेस्टमेंट की बात करता है तब वो आगे भविष्य को देख रहा होता है कि हाँ 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। तो फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट जो है वो भी कुछ इसी तरह से है। जैसे कि मान लो आप 5,000 रुपए जमा करे जा रहे हो हर साल,
है ना, हर साल 5,000 रुपए जमा करे जा रहे हो, हर साल 5, हर साल 5, हर साल 5। और आपको पता है कि मैं जहां जमा कर रहा हूं जिस बैंक में, वो बैंक मुझे 10% पर एनम का इंटरेस्ट भी देगा, देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, जमा पूंजी भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, देता रहेगा। और मैं 20 साल तक ये करता रहूंगा, 20 साल बाद मेरी बेटी की शादी है। तो फिर आप अब ये सोचोगे ना, तभी तो हिसाब लगाओगे कि भविष्य में मेरी जमा पूंजी क्या हो जाएगी, है ना, भविष्य में मेरी जमा पूंजी क्या बन जाएगी, 20 साल बाद मेरे को इकट्ठा कितने रुपए मिलेंगे ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, है ना। ऐसी तो डिसीजन लेते हैं जब इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब इसको एक फॉर्मूले में पिरो दिया कि भाई अगर इस चीज को निकालना हो हमें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि हम लेते हैं एन्युटी, यहाँ पे ए का मतलब एन्युटी है। ध्यान रखना ये वाला ए जो है ये शुरू वाला ए नहीं है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे शुरू में एक ए आ रहा था, ये तो था अमाउंट, है ना, ये अलग ए है। यहां पर जो हम ए की बात करते हैं ये ए होता है एन्युटी। एन्युटी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कांस्टेंट अमाउंट। या मेरे इस एग्जांपल की अगर बात करूं तो 5,000 रुपए, इसको एन्युटी बोलते हैं। तो 5,000 रुपी इज एन्युटी। तो हम एन्युटी को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, 1 + r होल की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r। अब इसमें r और n वही है जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये भी अगर मैं लिख दूं तो लिख सकता हूं कि n सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला और r भी सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जो कॉन्सेप्ट आपने भी थोड़ी देर पहले रिवाइज करा था, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला लेकिन कब लगाना है, जब हमारी एन्युटी कौन सी होती है, रेगुलर वाली होती है। और अगर सर हमारी एन्युटी ड्यू वाली हुई तो क्या होगा। तो पहले इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। तो इतना कॉपी पेस्ट तो एज इट इज कर दोगे, 1 + r होल की पावर n माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। इतना कॉपी पेस्ट एज इट इज हो गया। इसमें वही मतलब है, ए का मतलब एन्युटी, लेकिन इस बार ये एन्युटी कौन सी वाली है, ड्यू वाली। तो इतना तो सेम होएगा, बस आपको क्या करना रहेगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होता है 1 + r से। तो ये बन जाता है आपका, अगर एन्युटी ड्यू हो उस केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। तो बस मतलब अगर मैं यहां नीचे लाइन लगा दूं तो कॉन्सेप्ट तो खाली यही है। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ज्यादातर कहां होता है, जब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। और इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी, जिसमें आपको कुछ ये बताएगा कि आप भविष्य की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप फ्यूचर की वैल्यू निकालना चाहते हो। इसीलिए कॉन्सेप्ट का भी नाम है फ्यूचर वैल्यू, कि मतलब आप ये जानना चाहते हो कि फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी, है ना। सिग्निफिकेंस, एक बच्चा पूछ रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हमारा एक टाइम पीरियड बढ़ जाता है, बस ये है और कुछ नहीं। जैसे मान लो मैं 3 साल की बात करूं, तो एक आदमी कह रहा है मैं ईयर के एंड होने पर पहली पेमेंट करूंगा, 1 करी, 2 करी, 3 करी। तो ये तो बन गया एन्युटी रेगुलर। लेकिन जब इसी में कोई आदमी कहता है कि मैं हर साल की बिगिनिंग में पे करूंगा, तो वो पहली पेमेंट यहां करेगा, फिर दूसरी पेमेंट यहां कर देगा और वो तीसरी पेमेंट यहां कर देगा। तो अगर मैं लास्ट पेमेंट कंपेयर करूं तो इसकी लास्ट पेमेंट के बाद टाइम बचा ही नहीं, टाइम जीरो है, खत्म हो गया इस केस में। लेकिन इस केस में लास्ट पेमेंट करने के बाद भी टेक्निकली एक टाइम पीरियड बचा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा रेट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये एक्स्ट्रा रेट ये सिग्निफाई कर रहा है एक तरह से ये वाला टाइम पीरियड, है ना। तो ये होता है वैसे तो, लेकिन इसका कोई हमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये ऐसा क्यों करा फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो फॉर्मूले का क्यों तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड और प्रूव्ड फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, तो ये हो गई हमारी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो अब एक बार ये देखो कि आपको ये वाला याद आ गया कॉन्सेप्ट जो लिखा था आपने, नोट्स में लिखा होगा। तो भेजो थम्स अप। अच्छा, ओके, यस सर।
ठीक है। अब इसमें अगर आप सोचोगे ना वैसे कि क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इसमें भी देखो 4 ही वेरिएबल्स हैं, है ना। देखो फॉर्मूले में एक है फ्यूचर वैल्यू, एक है एन्युटी, एक है रेट और एक है एन, है ना। 4 ही वेरिएबल है टोटल। तो इसमें ज्यादातर आपको ए भी दे रखा होगा, आर भी दे रखा होगा, एन भी दे रखा होगा, बस आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन उल्टे भी हो सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू दे देगा, रेट दे देगा, एन दे देगा, तो ए निकालना होगा। मतलब कहानी वही है, 4 वेरिएबल्स का खेल होगा पूरे चैप्टर में, 3 आपको गिवन होंगे फॉर श्योर, एक अननोन आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आते हैं हम किस पर, प्रेजेंट वैल्यू पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे सीए इंटर या सीए फाइनल में भी इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या कहती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज, आज की वैल्यू। हम आज के बारे में पता है कब सोचते हैं, हम आज के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में हम तब सोचते हैं, आज का सोचते हैं जब हमें कुछ खरीदना होता है। तब हम कभी ये नहीं सोचते, जैसे अब मैं बोलूं कि बच्चों आज आपको फरारी गाड़ी के बारे में सोचो, चलो, तो आप कभी ये नहीं सोचोगे हाँ फरारी गाड़ी मैं 20 साल बाद खरीदूंगा। आपको लगेगा कि ये तो मैं आज ही ले लूं, बस कैसे भी करके मेरे को आज ही चाहिए। तो जब इंसान कुछ बड़े बड़े सपने देखता है या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की बात करता है, तब वो भविष्य के लिए नहीं सोचता कभी। तब वो ये नहीं सोचता कि हाँ मैं 10 साल रुक जाऊंगा या मैं 15 साल बाद ले लूंगा, नहीं, वो सोचता है मुझे बस आज ही मिल जाए। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कभी भी, या मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में कभी भी इन्वेस्टमेंट रूपी सवालों में नहीं डेवलप हो पाता। ये डेवलप हो पाता है लोन रूपी सवालों में। लोन कैसे, क्योंकि आपको कोई चीज खरीदनी पड़ती है या कोई चीज आप खरीदने का सोच रहे होते हो, है ना। जैसे आपको फरारी गाड़ी खरीदनी है, अब आपको पता है ये 1 करोड़ रुपए की आएगी आज, तो ये इसकी आज की कीमत है। आप आज का सोच रहे हो कि ये इसकी आज की कीमत है, दिस इज इट्स प्रेजेंट वैल्यू, है ना, ये इसकी आज की कीमत है। अब आज से लेकिन अगर आप सोचो कि 15 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसा हम सोचते नहीं है, या ऐसा हम इस कॉन्सेप्ट में बात नहीं कर रहे होते। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो सिर्फ बात करता है आज की वैल्यू की, ठीक है। अब इसमें भी जब आप किसी से लोन लेते हो, तो अब आप ये देखो, जब आप किसी से लोन लेते हो तो लोन ये तो नहीं कहते ना कि लोन मैं 20 साल बाद लूंगा, फ्यूचर में लूंगा लोन। क्या आप ऐसे कहते हो? बात नहीं। लोन हमेशा कब लिया जाता है? आज लिया जाता है। इसीलिए इसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू। तो आपने मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब बैंक वाला कहेगा चलो अब मैं आपकी किस्तें बांध देता हूं। तो बैंक वाले ने आपकी किस्तें बांध दी, किस्तें बांध दी, किस्तें बांध दी कि आपको भाई हर महीने अब इतने रुपए देने हैं। ऐसे ही लिख रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है। 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। आपकी महीने की किस्तें बांध दी कि भाई आपको अब अगले 15 साल तक ये किस्तें बांध के देती रहनी है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी बैंक लोन देता है तो उस पर ब्याज तो लगाएगा ही। तो फ्यूचर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी चीज पर आधारित होता है कि हम जो चीज आज खरीद रहे हैं या हम कुछ लोन अगर आज ले रहे हैं, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। दिस 1 करोड़ रुपी इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ, बाकी 50 50 50 50 50 हमने जो दिए, ये हमारा एन्युटी है, सेम कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़ा। ये हमारा इंटरेस्ट है, वो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा। ये हमारा समय हो गया, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा। तो देखो फिर से 4 वेरिएबल की कड़ी जुड़ गई। 4 वेरिएबल क्या क्या? एक हो गया प्रेजेंट वैल्यू, एक हो गया इंटरेस्ट, एक हो गई एन्युटी, एक हो गया समय। अच्छा, अब आते हैं फॉर्मूले पर, जो हमारा मेन काम है। अब प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। एन्युटी इनटू, जब फाइनल वाले लिख लेता हूं, एन्युटी अपॉन रेट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रेट होल की पावर n।
तो अब इसमें आपको सब कुछ पता है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, आज की वैल्यू, ए मतलब क्या, एन्युटी, आर मतलब क्या, रेट, और एन मतलब क्या, समय या एन, जो भी हमारा सेम था। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं, आर का भी मतलब यहाँ पर सेम है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में डिस्कस करा, एन का मतलब भी सेम है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिस्कस करा, ए का मतलब हो गया एन्युटी, वही कॉन्सेप्ट जो हमने करा, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू, आज आप क्या ले रहे हो या जो भी आज की वैल्यू की बात कर रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, इस फॉर्मूले में ए जो है वो जाहिर सी बात है मैं कौन से ए की बात कर रहा हूँ, कौन सी एन्युटी की बात कर रहा हूँ, रेगुलर एन्युटी की बात कर रहा हूँ। अब अगर एन्युटी रेगुलर नहीं है, या मान लो हमारी कौन सी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू है, तो उस केस में मेरे आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रखे होंगे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एन्युटी ड्यू अगर है सेकंड केस में, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारा स्टेप 1 तो ये होता है कि पहले हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक पीरियड कम के लिए। ठीक है, एक पीरियड कम के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला ओनली, यही सेम फॉर्मूला यूज करके। बस n जो है वो एक पीरियड कम का ले लेते हैं। मान लेते हैं वैसे सवाल में n मान लो हो 5 साल तो हम 4 ले लेंगे, या मान लो सवाल में हो 10 साल तो हम 9 ले लेंगे, सवाल में हो 25 साल तो हम 24 ले लेंगे। तो एक पीरियड कम का हम पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, और स्टेप 2 के अंदर जो भी फिर हमारी एन्युटी होती है या जो एक कांस्टेंट अमाउंट होता है वो उसमें ऐड कर देते हैं स्टेप 1 में, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह का शायद मैंने आपको नोट में लिखवाया होएगा। तो एन्युटी ड्यू के केस में हम कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज सेम, लेकिन पहले 1 पीरियड शॉर्ट, एक पीरियड कम के लिए, और फिर उसके बाद हम एन्युटी अमाउंट उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है एन्युटी ड्यू के केस में। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये कि हमें कितने रुपए का लोन मिल रहा है आज। यस, बिल्कुल सही। तो जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हम प्रेजेंट वैल्यू किसको बोलेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे 1 करोड़ रुपए को, क्योंकि हमें कितने रुपए का लोन मिल रहा है आज, बस आज वर्ड पे जाओ, 1 करोड़ रुपए, तो दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब मजेदार बात ये कि ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ये किसी और चीज में बड़ा काम आती है जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं लोग, देखो वो बड़ी एक चटपटी और मजेदार चीज है। भाई मान लो मैं आपको बोलूं कि बच्चों आप मेरे से 1 2 3 4 5 6 साल बाद आकर 100 रुपए ले जाना, ठीक है, आप मेरे से 6 साल बाद 100 रुपए ले लेना। तो आपके मन में ये आएगा कि सर देखो आज आप 100 रुपए दो तो चलो ठीक भी है, तो हमें कुछ मतलब आज हम 100 रुपए की चॉकलेट खरीदना चाह रहे थे तो हम खरीद लेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे से 100 रुपए 6 साल बाद ले लेना, तो क्या उस 6 साल बाद के 100 रुपए की कीमत आज के 100 रुपए के बराबर होगी? पहले तो ये सोचने वाली बात है, नहीं होगी। इसी पर चैप्टर बेस्ड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भाई सिंपल सी बात है, आज के मैं आपको 100 रुपए अगर दूंगा और 6 साल बाद के आपको 100 रुपए अगर मैं दूंगा, तो ये दोनों शक्ल से तो वही 100 का नोट होगा, लेकिन वैल्यू इज नॉट सेम। उस समय आपका हो सकता है 100 रुपए में चॉकलेट भी ना आए, आज से 6 साल बाद जो हाल चल रहा है, लेकिन आज 100 रुपए में शायद चॉकलेट आ जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं, आप जैसे समझदार व्यक्ति पता है फिर क्या कहोगे, जैसे स्टूडेंट कुछ कुछ होते हैं ना, बहुत स्मार्ट बच्चे भी तो होते हैं आपकी तरह। तो मैंने अगर आपको कहा कि बच्चों मेरे से 6 साल बाद 100 रुपए ले लेना, तो आप कहोगे सर 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, हम 6 साल बाद नहीं आएंगे आपके पास। हम एक काम कर रहे हैं, इस 100 रुपए की जो ये 6 साल बाद वैल्यू है, इसे हम खींच के आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे करोगे? वो आपने कर लिया, उसकी टेंशन छोड़ो, वो आपने फॉर्मूला लगा के कर लिया, कैसे कर लिया वो आगे देखेंगे। वो मान लेते हैं आपने खींच के आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और कहा कि सर ये आज के 72 रुपए के बराबर बन रहे हैं। तो बेसिकली ये 72 रुपए जो है ये प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू। तो आप मुझसे कहोगे, यू आर ए स्मार्ट स्टूडेंट, आप मुझसे कहोगे कि सर एक काम करो, आप 6 साल बाद 100 रुपए मत देना,
आप उसके इक्विवेलेंट आज ही हमें 72 रुपए दे दो, बात एक ही है, बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। जो भी आपने इंटरेस्ट लगाया और आपने हिसाब लगा लिया है कि आज अगर सर हमें 72 देंगे तो ये 6 साल बाद बन के 100 ही बन जाएंगे, यू हैव कैलकुलेटेड इट। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होता है उसका कॉन्सेप्ट समझो, उसका कॉन्सेप्ट मतलब होता है आज की वैल्यू। कभी भी कोई भी भविष्य की वैल्यू को हम जब आज की वैल्यू में लेकर आते हैं या जब हम आज की बात करते हैं तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो अब एक बार ये देखो कि आपको ये वाला याद आ गया कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ था, तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दो। ओके यस सर, याद आ गया, ठीक है, वेरी गुड, चलो वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो वापस से अगर शुरुआत में जाऊं तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया था एक टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया था एक टॉपिक, फ्यूचर वैल्यू हो गया कि भविष्य की वैल्यू। और क्वेश्चन के नजरिए से ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट्स वाले क्वेश्चनों में ये लागू हो सकता है, लेकिन ऐसा रट के मत जाना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सोचेंगे क्या है, लेकिन आमतौर पे। और ये है प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू, तो इसमें तो हम बात ही कर रहे होते हैं कि आज की क्या वैल्यू है, ठीक है। अब चारों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो तो आपका काम है, उसमें मेरा काम नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में ये, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन फॉर्मूले ये, इसमें आपको एन पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। इसके बाद एन्युटी क्या होता है वो, उसका मीनिंग, दो तरह की एन्युटी वो। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है ना। दोनों केसेस में, एन्युटी रेगुलर में भी और एन्युटी ड्यू में भी। एंड सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, एन्युटी रेगुलर में भी और एन्युटी ड्यू में भी। तो ये तो हो गए सीधे सीधे फॉर्मूलों की बात, ठीक है ना। तो यहां तक आप सबने कहा कि हमें क्लियर है। चलो तो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से भी एक बार हम फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं, सो दैट हमारा प्रॉपरली वो भी काम कंप्लीट हो जाए। शुरू से देख लेते हैं। देखो ये है आपका चैप्टर एज पर द इंस्टीट्यूट लेटेस्ट मटेरियल। तो इसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो शुरू में तो सिंपल कुछ बातें दे रखी हैं, डेफिनेशन जो वैसे आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं है ना, ये तो सब बातें हैं। तो फिर उसके बाद जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट का, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, हाँ अलग अलग एग्जाम्पल्स में क्या होगा बस वो दिखाता हूं। जैसे किसी में इंटरेस्ट निकलवा लिया, ए निकलवा लिया, ठीक है। उसके बाद किसी किसी एग्जाम्पल में आपसे देखो आई निकलवा लिया, उसके बाद किसी एग्जाम्पल में आपसे टी निकलवा लिया, टाइम निकलवा लिया। मतलब वही हो रहा है, 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल आपको देकर कोई एक निकलवा लेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे इसमें आपसे पी निकलवा लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट के तो एग्जाम्पल्स ये है कि आप एक्सरसाइज ए हम कर ही चुके हैं पूरी, एक बार और आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर आप देखोगे एग्जाम्पल्स तो मतलब पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझाए, देखो कंपाउंडिंग कब कब हो सकती है और कन्वर्जन पीरियड कब कब कितना होगा, है ना, जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि आप अगर एग्जाम्पल्स इसमें देखोगे भी तो बस इसमें इन्होंने एग्जाम्पल में समझाया कि कई बार हम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, तो रेट और टाइम देखो चेंज हो जाएगा। तो हर पार्ट में देखना इनका एन और जो रेट है वो चेंज हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर आई का सिंबल यूज करते हैं, एक ही बात होती है, जिसको हमने आर लिखा है वो ये आई लिखते हैं, बात एक ही है ना। देखो हर बार इनका एन और आर चेंज हो जाएगा, इसमें देखो चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह के इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी आप देख सकते हो। तो किसी में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाते हैं और आगे बढ़ेंगे
तो किसी में हमसे देखो प्रिंसिपल निकलवा रहे हैं, पी निकलवा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे किसी में हमसे रेट निकलवा रहे हैं, ये आ गया, और आगे बढ़ेंगे किसी में हमसे एन निकलवा रहे हैं। तो मतलब मुद्दा क्या है, फाइनली 4 वेरिएबल में से 3 देंगे और एक कोई भी निकलवा लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप छोटे छोटे एग्जाम्पल वैसे देख सकते हो, अदरवाइज जो इसकी एक्सरसाइज है बी, वो भी आप एक बार कर सकते हो, हमने वैसे डिस्कस कर रखा है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था ये इफेक्टिव रेट का, ये हमने वैसे नोट्स में लिख रखा था, ये आपके पास हो गई। इफेक्टिव रेट मतलब ये होता है कि एक्चुअल में क्या रेट पड़ रहा है उसको हम इफेक्टिव रेट बोलते हैं, जिसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो आप याद रखो तो ज्यादा बेहतर है, ये वाला जो हमने नोट्स में लिख रखा होगा, 1 + r⁻n-1। तो उससे हम सीधा सीधा एक बार में इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये सब बेसिक एग्जाम्पल हैं। फिर एक्सरसाइज 4B जो है वो हमने वैसे कर रखी है, एक बार आप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एन्युटी वही 2 टाइप की होती है, ये बता रहा है, रेगुलर और ड्यू। ठीक है, ये तो सब बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है बड़ी चीज। फिर आ गया ये फ्यूचर वैल्यू, ये भी हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, लिख रखा है, जो लिखवाया है वो बहुत अच्छे से आपको लिखवा रखा है, बस उसी को फोकस करना, उसी फॉर्मूले से देखो निकल जाएगा, है ना। हमने भी फ्यूचर वैल्यू का यही फॉर्मूला लिख रखा था, इन्होंने भी वही दे रखा है। ठीक है, ये सब बेसिक एग्जांपल्स हैं। किसी में देखो आपसे ए निकलवा लेगा, फिर ये एन्युटी इमीडिएट हो गई, उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर आ गया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला हमें पता है कि क्या है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर अगर है तो हमने पढ़ लिया कि क्या है। ठीक है, मतलब यहां तक जो है बातें वो हैं जो हमारे मेन 4 टॉपिक्स में कवर हो गए। ठीक है, तो आप में इस तरह से देखो, इसमें निकलवा रहा है ना, देयरफॉर द लोन अमाउंट इज, तो इसमें आपसे उसने प्रेजेंट वैल्यू निकलवा ली इस क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट वैल्यू में आपको देखो लोन अमाउंट दे रखा होगा, या जैसे देखो इसमें लिखा है वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग 13,000, आपने आज टीवी खरीदा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आज की बात करेगा। तो खैर ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, हालांकि इनके क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। ठीक है अच्छा, अब उसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स भी बनाए जाते हैं, जिनको मैंने अदर्स का नाम दे रखा है। ठीक है, जैसे इसमें एक ये छोटा सा टॉपिक है सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड क्या है, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कहानी लगेगी हाँ सेम है। कह रहा है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन का भाव समझने की कोशिश करना, कि कह रहा है आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे हर साल, so as to accumulate 3 लाख रुपए at the end of 10 years if interest is compounded annually at 10%। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो और डायग्रामेटिकली देखो, सिंकिंग फंड का मतलब सिंपल इन्वेस्टमेंट ही होता है। ठीक है, वो कह रहा है आपको हर साल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है ताकि आप 10 साल के बाद 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं। तो मतलब आप सोच रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप भविष्य की सोच रहे हो, आपकी बेटी की शादी है और आपको 3 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद। तो वो ये पूछ रहा है कि आप हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे, हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे। तो इसका मतलब समझ गए क्वेश्चन का, कि हर साल आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे। तो बेसिकली वो आपसे एन्युटी निकलवाना चाह रहा है, एक कांस्टेंट अमाउंट पूछ रहा है कि आप हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपसे वो एनुअल अमाउंट निकलवाना चाह रहा है। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, अगर कॉमन सेंस से भी सोचो, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू होगी? नहीं, हम आज तो कुछ ले ही नहीं रहे, हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं कि आज से 10 साल के बाद, और रेट भी उसने दे रखा है 10%, 10 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। तो ये बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का ही क्वेश्चन है, आप इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने भी भेजा फ्यूचर वैल्यू, बिल्कुल है ना। देखो इन्होंने भी नीचे वैसे लिख रखा है, दिस वैल्यू कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू, है ना, खुद ही कह रहे हैं कि ये हम फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
अच्छा, एप्लीकेशंस के अंदर जैसे इन्होंने दे रखा है एक लीजिंग, ठीक है ना। तो लीजिंग जो है वो क्या है वो भी अभी मैं बताता हूँ। लीजिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज रेंट पर लेते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन जिनका, जैसे एक एग्जांपल ये दे रखा है, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग ₹3,60,000 फॉर 5 year पीरियड, इट हैज ए फिक्स्ड रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो देखो इसका मतलब ये है कि आप कोई एसेट लीज आउट करना चाहते हो। एसेट लीज आउट करने का मतलब है आप किराए पर देना चाहते हो। तो आज आपको वो एसेट खरीदना पड़ेगा, तो आज उसकी कॉस्ट बता रहा है, आज आपका खर्चा बता रहा है कि 3,60,000 है। आज उसका खर्चा कितना है? 3,60,000 है। तो आज 3,60,000 रुपए खर्च करो। ये तो बिजनेस डिसीजंस होते हैं ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेता है, कि मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आज 3,60,000 रुपए खर्च करो। उसके बाद आपको अगले 5 साल तक, उसके बाद आपको अगले 5 साल तक हर साल के एंड में, जैसे 1 साल खत्म होगा तो आपको इनकम मिलेगी। 1,05,000 रुपए क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी, रेंटल इनकम, रेंट मिलेगा। फिर उसके बाद 1 साल और खत्म होगा, फिर आपको 1,05,000 का रेंट मिलेगा। फिर आपको खत्म होगा, फिर 1,05,000 का रेंट मिलेगा। फिर आपको 4 साल बाद फिर 1,05,000 का रेंट मिलेगा। फिर उसके बाद 5 साल बाद आपको 1,05,000 का रेंट मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये करें हम? आज 3,60,000 रुपए खर्च करके अगले 5 साल तक 1,5,1,5,1,5,1,5,1,5 का रेंट मिलेगा, क्या ये हमें करनी चाहिए? तो अब पहले मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल कोई आम आदमी हो जो सीए ना हो, वो तो क्या सोचेगा? हाँ कर लो, फायदा तो है। वो तो सीधा जोड़ लेगा, भाई 1,1,1,1,1, वो तो सीधा ऐसे कह देगा, हाँ बड़ा अच्छा है, 5,25,000 मिल तो रहे इनकम के। वो तो ऐसे कह देगा। कह रहा है तुमने 3,60 खर्च करे और 5,25 मिल गए, वो तो कह देगा कर लो, वो तो कह देगा कर लो। लेकिन क्या आज के पैसों में ये हमारा खर्चा आज हो रहा है और हमें इनकम होगी 5 साल में, वो भी स्टैगर्ड वे में, तो फर्क होगा कि नहीं? फर्क होगा, है ना। आप तो समझते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है भाई। ये 5,25 मुझे आज थोड़ी ना मिल रहे हैं, ये तो मुझे ओवर द ईयर्स मिलेंगे। तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कैसे कर सकते हैं हम इसको। इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे? हम इन सब को, ये भविष्य की जो वैल्यूज हैं, इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। इन सबको हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सबको आज की वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये क्या है? एक तरह से एन्युइटी, 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 रेगुलर अमाउंट है, कांस्टेंट अमाउंट है। मैं इन सब रेगुलर अमाउंटों की आज की वैल्यू निकाल लूंगा, तो पता है मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आज की वैल्यू में इनकम कितनी, क्योंकि खर्चा भी तो आज हो रहा है ना, तो मैं इनकम भी तो आज की नजरों में देखूंगा ना, ताकि प्रॉपर कंपैरिजन हो। तो इसीलिए मैं इसमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, आप सिर्फ सोचना। फॉर एग्जांपल मान लो ये प्रेजेंट वैल्यू निकली 3,55,000। तो बताओ क्या ये सौदा अच्छा है? आप आंसर भेजो। 3,60 का खर्चा करेंगे और 3,55 इनकम होगी, तो क्या ये सौदा करें? हाँ नहीं करेंगे ना, यस नहीं करेंगे, वेरी गुड। तो इसीलिए ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखो ऐसे अप्लाई किया जाता है। और यही अगर बन गया मान लो 3,65, तो हम कहेंगे हाँ अब ठीक है, चलो अब ठीक है, 3,60 का खर्चा कर रहे हैं आज, तो आज की इनकम 3,65 हो जाएगी आज की टर्म्स में, तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा था, है ना। तो इन्होंने इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा रखा है, और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से देखो इनकी जो इनकम आ रही है, यानी आज की वैल्यू, इनकी आज की वैल्यू आ रही है 3,60,463, और खर्चा कितना था आज? 3,60 का। तो फिर ये कह रहे हैं कि चलो 473 रुपए एक्स्ट्रा सही मिल रहे हैं, तो देखो लिखा है विच इज ग्रेटर देन इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड कॉन्सिक्वेंटली लीजिंग इज फेवरेबल, यानी ये डिसीजन हमारे लिए
फेवरेबल है, ठीक है ना। तो हालांकि 1 नंबर के सवालों में इस तरह के सवाल कम पूछता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बार यहां तक मुझे बताओ, यहां तक क्लियर? ओके, थम्स अप तो एक बार भेज दो, यस याद आ गया ये वाला। ओके ओके, इसी तरह ये है, इसमें भी सेम कहानी है। इसी तरह ये है, इसमें भी सेम कहानी है। तो इनमें नाम बदले हुए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट देखो वही, प्रेजेंट वैल्यू, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, परपेचुइटी करके भी यहां पर आपको एक नजर आ रहा होगा। परपेचुइटी का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई टाइम पीरियड ना हो, जो इन्फिनिटी तक चले, मतलब ये कि बस मैं करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, उसको हम परपेचुइटी बोल देते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इन्होंने यहां दे रखा है परपेचुइटी का, एक बार दिखा देता हूं, हालांकि है तो बेकार। रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3,000 अ मंथ। रमेश चाहता है कि मैं 3,000 रुपए हर महीने रिटायर हो जाऊं और मिलते रहें। ही वॉन्ट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट, उसको हर महीने 3,000 रुपए मिल रहे हैं, टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। और ये वो चाह रहा है कि मेरे मरने के बाद ये फ्यूचर जनरेशन को मिलता रहे मिलता रहे। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो यहां पर उसको जो पेमेंट मिल रही है, जो कंपाउंडिंग हो रही है, वो मंथली हो रही है और रेट लिखा है 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो इसीलिए यहां पर हमारा कन्वर्जन पीरियड क्योंकि 12 होता है, तो रेट को हम 12 से भाग दे देंगे। फिर वो लिख रहा है हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। तो परपेचुइटी में सीधा सीधा एक फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारा एन्युटी अमाउंट है यानी 3,000, हम उसको सीधा रेट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आर से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो अगर आप आर निकालोगे तो 8% को 12 से डिवाइड करोगे, तो 8% को 12 से डिवाइड करके आ जाएगा ये। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए परपेचुइटी के केस में, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर। तो ए अपॉन आर बन गया 3,000 अपॉन ये। तो इसका मतलब आज अगर ये दादाजी इतने रुपए लगा देते हैं, इतने रुपए निवेश कर देते हैं, तो आने वाली पुश्तों तक 3,000 रुपए महीना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मिलता रहेगा, ये मतलब हो गया। तो ये एक छोटा सा परपेचुइटी का भी क्वेश्चन होता है, बस इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए अपॉन आर। अच्छा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुझे और पहले इंपॉर्टेंट डिस्कस करने, फिर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप चाहे मार्क कर लेना बुक के अंदर। कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड आता हूं नीचे। जैसे ये भी एक प्रेजेंट वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो पहले ये भी चलो एक बार डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आगे इंपॉर्टेंट वाले पर आऊंगा। जैसे पहले ये क्वेश्चन एक बार और डिस्कस कर लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू का ही है। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। मतलब मुझे आज खर्चा करना है 1 लाख रुपए का, ठीक है, मुझे आज खर्चा करना है 1 लाख रुपए का। एंड नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लो का मतलब होता है इनकम, जो मुझे इनकम मिलेगी वो मिलेगी ईयर 1 पे 55, ईयर 2 पे 80 और ईयर 3 पे 15। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब समझ लो वही इंटरेस्ट रेट। यानी कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो इसी क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ी सी अंग्रेजी बदल गई। इस बार कह रहा है 1 लाख रुपए आज आप खर्च करोगे और जो आपको इनकम मिलेगी 3 साल तक, बस ये 3 ही साल का सवाल था, जो आपको इनकम मिलेगी 3 साल तक वो कितनी कितनी मिलेगी वो उसने बता रखी है। ईयर 1 पे मिलेगी 55, ये इनकम मिलेगी। ईयर 2 पर मिलेगी 80 और ईयर 3 पर मिलेगी 15। तो फिर ये पूछता है कि बताओ मतलब कि ये हम करें या ना करें, या इसकी वो खुद ही पूछता है कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले तो कॉन्सेप्ट इसमें प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा,
हम इन सब वैल्यूज को आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मान लो वो प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट होकर कितनी आई, मैं देख ही लेता हूं सॉल्यूशन से, इन्होंने दे रखा है क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू मान लो इनकी आ गई ये 49995, 660080 और 11265। तो मतलब ये कुल मिलाकर हो गया 1,27,340, 1,27,340। ठीक है ना, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू आ गई मिलाकर ये। तो अगर हमसे कोई पूछे, कोई डिसीजन लेने को पूछे कि भाई खर्चा करना है आज 1,00,000 का और इनकम है आज की टर्म्स में इतनी, तो क्या हम करेंगे? तो हम बड़ा बड़ा कहेंगे यस करेंगे। और क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? रीजन बीइंग क्योंकि हमें आज की टर्म्स में 27,340 का फायदा हो रहा है। इतना खर्च कर रहे हैं, 1,00,000 खर्च कर रहे हैं और 1,27,340 की हमें वैल्यू मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो हमारा इतना फायदा हो रहा है, तो यस इट इज फेवरेबल। तो इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल देते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यही देखो इन्होंने आंसर में दे रखा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 27,340। तो 1,00,000 खर्चा है उसको माइनस में दिखा रखा है, ये इनकम है आज की टर्म्स वाली, तो नेट आंसर आ गया 27,340, यानी हमारा नेट फायदा है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट कह रहा है पॉजिटिव है हमारे लिए और कंपनी को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है ना, तो जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मतलब ये वैल्यू जब जब भी पॉजिटिव होगी यानी कि आपका फायदा हो रहा होगा, तब तब हम प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ आयुष, इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकालनी होती है ना, जैसे इन्होंने इसमें दे रखी थी, इन्होंने इसमें खुद ये फैक्टर्स गिवन थे, तो सीधा मल्टीप्लाई करके तीनों की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकाल ली। तो इसकी आ गई ये, इसकी आ गई ये, इसकी आ गई ये, तो तीनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, 55 की, 80 की और 15 की। ठीक है आयुष? तो इन्होंने इसमें वैल्यूज खुद ही दे रखी थी फैक्टर्स कि इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप तीनों की प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो, तो इन्होंने इसमें खुद दे रखा था। हाँ, तो ये गिवन होते हैं, ये सवाल में आपको गिवन होते हैं, मतलब जो इस सवाल की हम बात कर रहे हैं इसमें ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होते हैं। तो आपके पास फर्स्ट ईयर का भी था, मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड ईयर का भी था, मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड ईयर का भी था, मल्टीप्लाई कर दिया, और नहीं करना मल्टीप्लाई आप खुद भी निकाल सकते हो। 1 अपॉन कितना रेट था? 10%। अगले साल का निकालना हो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1, 3। हालांकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए अभी है ही नहीं फाउंडेशन में, ये सब सीए इंटर की बातें हैं, तो इसीलिए ये सब दे रखा है उन्होंने चैप्टर में, बट आपसे ये पूछेगा नहीं टाइम वैल्यू के अंदर, तो इसीलिए बस आपको तो या तो फैक्टर ये गिवन ही होगा, तो आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे अगर आप करोगे तो वैसे वैल्यू वही आएगी। तो आपको तो ये फैक्टर गिवन होंगे, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके सीधा आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है बीच में, इसको भी देखते हुए चलते हैं कि ये क्या है। ये वैसे बहुत सिंपल सी चीज है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि भाई मान लो, जैसे आप ये पढ़ो कि मान लो आपने
5% आपको ब्याज मिला, आपने अपने बैंक में पैसे डाले और आपको 5% का ब्याज मिला, ठीक है। तो 5% इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो अगर आपने 100 रुपए डिपॉजिट करे 1 साल के लिए तो आपको 5 रुपए का ब्याज मिलेगा, सिंपल। लेकिन दिक्कत यह है कि जब 1 साल बाद आपको 5 रुपए का ब्याज मिलेगा तो हो सकता है 1 साल तक महंगाई इतनी बढ़ जाए कि भाई पता चला महंगाई ही 5 रुपए की बजाय 7 रुपए बढ़ गई, तो आप कहोगे इस ब्याज का मैं करूं क्या, फायदा क्या हुआ। आज मैंने 100 रुपए लगाए थे, मैंने सोचा था कि चलो 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा और 1 साल बाद आपको 5 रुपए इंटरेस्ट भी मिला, लेकिन तब तक महंगाई इतनी बढ़ गई कि 100 रुपए की आज की चीज तब 110 की बन गई, है ना। तो रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है, रियल इंटरेस्ट रेट वो एक्चुअल में कम होता है क्योंकि वो महंगाई के इफेक्ट को हटा देता है। तो अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो अब आप समझ सकते हो, फॉर्मूला वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, ये डायरेक्ट बस एमसीक्यू में पूछेगा अगर पूछेगा तो नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दोगे, उसे हम रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, ये फॉर्मूला है। तो मान लो आपने एक्चुअल में 5% कमाया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन महंगाई बढ़ गई 2%, तो टेक्निकली रियल में आपने सिर्फ 3% ही रिटर्न कमाया है, तो इट इज योर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शायद आपको अगर याद हो, आप 12th में भी इस तरह की चीज अगर पढ़ते हो तो उसमें भी जीडीपी के अंदर रियल और नॉमिनल जीडीपी पढ़ते हो ना, तो वही कॉन्सेप्ट ये है। तो नॉमिनल मतलब ये कि ये जो आपको मिला लेकिन उसमें इन्फ्लेशन मान लो था 2% का, तो आपको रियल रेट कितना मिला एक्चुअल में 3%। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद है ये, हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसकी एक बार डिस्कशन आप मेरे साथ देखना और इसको नोट कर लेना, इसका एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर चलता है, CAGR, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये आपके लिए। CAGR का मतलब ये होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूं, अभी कुछ और मत देखना। मान लो किसी कंपनी के आपको रेवेन्यू दे रखे हैं यहां पे कि 2013 में आपने कमाए 100 रुपए, ठीक है, 2013 में हमने कमाए 100 रुपए। उसके बाद अगले साल 2014 में 120, फिर 2015 में 160 और 2016 में 210। अच्छा, तो अब ये CAGR का क्या मतलब है, एक बार इनके शब्दों में आराम से जाते हैं। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक करके समझाता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ये CAGR टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत चलती है। अगर मैं इस कंपनी के प्रॉफिट्स या इनकम को देखूं, ये पहले 100 थे, फिर बढ़े 120 हुए, फिर बढ़े 160 हुए, फिर बढ़े 210 हुए, इसका मतलब ये कंपनी ग्रो कर रही है ना, इसकी हर साल इनकम जो है वो बढ़ रही है, तो इसको मैं कह सकता हूं ग्रोथ हो रही है इस कंपनी की, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई मुझे इसका ग्रोथ रेट बताए कि ये किस रफ्तार से बढ़ रही है। तो बड़ा सिंपल है, जैसे मान लो पहले साल वो 100 पे थी, अगले साल वो 120 पर आ गई, तो बच्चा कोई भी बता देगा कि सर इसने 20% की ग्रोथ करी है ना, आप यही कहोगे, इसने 20% की ग्रोथ करी है। फिर वो 120 पर थी और 120 से वो ग्रो करके 160 हो गई। अब मैं ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूं, कैलकुलेटर पे नहीं कर रहा। तो मान लो ऐसे उसने कहा, किसी ने कहा कि भाई ये इसका मतलब 19% की ग्रोथ हो गई, ऐसी लिख रहा हूं ये मनगढ़ंत, ठीक है। फिर वो 160 पे थी, 160 से फिर वो चली गई 210 पे, तो फिर कोई भी बता देगा कैलकुलेट करके फटाफट, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कि ये तो भाई 26% की ग्रोथ थी। मतलब इस तरह से ग्रोथ रेट तो कोई भी बता देगा।
अब लेकिन अगर कोई ये कहे कि यार मुझे ऐसे अलग अलग साल कीमत बताओ, इतना टाइम नहीं है कि पहले 20 फिर 19 फिर 26, ये सब कुछ नहीं, मुझे तो पूरी बता दो यहां से यहां तक की इकट्ठा एवरेज एनुअल कितनी हुई, एनुअल बता दो बस मुझे। तो वहीं से नाम पड़ गया ये CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड इसलिए मतलब हमने 3 सालों को इकट्ठा कर लिया, कंपाउंड कर लिया। एनुअल इसलिए कि हम एवरेज बताएंगे अभी, और ग्रोथ रेट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बहुत ही प्रचलित कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक मार्केट के अंदर कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है तो इसका CAGR क्या है। तो अब देखो कैसे निकालना है। वैसे तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला भी दिखाता भी हूं और आप नोट भी करना। पहले से यहां दिखा देता हूं। तो CAGR का फॉर्मूला है, यहां पे है डरावना बट है आसान, T0। T0 मतलब जो जहां से शुरुआत हो रही है, जैसे हमारे लिए ये टाइम पीरियड जो है ये 0 माना जाएगा, T0। ये टाइम पीरियड हो गया 1, ये टाइम पीरियड हो गया 2, ये टाइम पीरियड हो गया 3। ठीक है, तो हमारा सवाल T0 से शुरू हुआ और 3 साल तक है, तो कॉमा TN, तो TN हो गया 3। तो ये T0 TN तो ऐसी है, इसको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। हमारे लिए फॉर्मूला जो है वो है ये, वो क्या है, V फिर ब्रैकेट में लिखा है TN। अब आप कहोगे V क्या है, वो भी थोड़ी देर में बताता हूं, डिवाइडेड बाय V T0। तो T0 आपको ये पता है ये, और TN मतलब ये, क्योंकि 3 साल तक ही सवाल है, होल की पावर 1 अपॉन TN माइनस T0, यानी 3 माइनस 0 और बाहर -1। ठीक है ना, फॉर्मूला तो ये है। अब इसका इस सवाल में एप्लीकेशन दिखाता हूं, फिर आपको अच्छा लगेगा। ये देखो CAGR रेवेन्यू ओवर 3 years इज, ये देखो TN माइनस T0, तो मतलब ये तो 3 हो गया, और ये तो सिर्फ लिखा हुआ है CAGR T0 और TN 0,3। तो T जो वैल्यू दे रखी थी VTN, मतलब कि टाइम N पर क्या वैल्यू थी, तो हमने 3rd ईयर में कितने रुपए कमाए थे, 210। तो ये आ गया न्यूमरेटर में 210, डिवाइडेड बाय VT0, मतलब T0 में क्या वैल्यू थी, 100। तो कितना सिंपल बन गया। तो मतलब आपको सीधा इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, होल की पावर 1 बाय क्या, TN माइनस T0। TN माइनस T0 हमने 3 ही निकाल रखा है, तो होल की पावर बन गई 1/3, यानी क्यूब रूट निकालोगे और -1 बाहर। तो क्यूब रूट तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, -1 कर दिया, तो ये आ रहा है 0.2774, जिसको प्रतिशत में कहते हैं 27.74। तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज या एनुअल बेसिस पर इसने हर साल 27.74 की ग्रोथ रेट करी है, हर साल, हर साल। तो 3 साल में ये यहां पहुंच गई। अब एक बार कैलकुलेटर निकालो चेक करने के लिए, पहले तब तक थम्स अप भेजो कि समझ गए ये बात, CAGR का कॉन्सेप्ट, तो भेजो यस। ठीक है, तो कैलकुलेटर जैसे मैंने निकाला, सिर्फ अब आपको दिखाई तो नहीं देगा, आप अपने में चेक कर लेना। अगर मैं पहले 100 रुपए टाइप करके इसको इसमें पहले 27.74 की ग्रोथ जोड़ देता हूं, ठीक है, उसके बाद जो फिगर आई उसमें फिर से 27.74 की ग्रोथ जोड़ देता हूं, ठीक है, उसके बाद जो फिगर आई उसमें फिर 27.74 की ग्रोथ जोड़ देता हूं, परसेंटेज। तो आप देखोगे 210 के अप्रोक्सीमेटली पास आ रहा है, जैसे मेरे में आ रहा है 209 आ रहा है। अब आप भी करके देख लो अपने में, तो वही आएगा, वैसे तो आना ही वही है, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट। तो इसको हम CAGR बोलते हैं, ठीक है ना, इसको CAGR बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया। ये एग्जाम्पल ही बस आप करना, और कुछ नहीं, क्वेश्चन इसका कोई दे नहीं रखा किताब में, लेकिन आएगा पूछेगा तो ये एग्जाम्पल ही पूछ लेगा।
ठीक है, क्लियर होगी कहानी। तो ये होता है CAGR। हाँ 208 पॉइंट आ रहा है ना आपको भी, हाँ हाँ, तो बस तो ये अप्रोक्सीमेशन आंसर दे देता है आपको। तो मतलब मोटा मोटा हम हर साल इतने की ग्रोथ से काम कर रहे हैं, मोटा मोटा हर साल इतने की ग्रोथ हो रही है। तो हम 100 से 210 तक पहुंच गए सालाना, मतलब कि एनुअली इस ग्रोथ को करते करते। तो ये कंपनी हर साल इस हिसाब से ग्रो कर रही है, तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। हाँ ठीक है, अच्छा। उसके बाद तो आपको ये एक्सरसाइज हमने वैसे कर रखी है पूरी, आप एक बार दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बस बाकी तो खैर समरी है, तो समरी में तो खैर कुछ नहीं है, वो तो सारी चीजें कवर ही हो रही हैं, ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि आपके लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब वो आप करोगे। और जो ये अदर टॉपिक्स हैं बेसिकली इनके सिर्फ आप एग्जाम्पल देख लेना, इनका कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे नहीं रखा। तो इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो घुमा फिरा कर होगा वो ही। हाँ एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी जैसे CAGR वो मैंने आपको बता दिया, या नेट प्रेजेंट वैल्यू वो हमने देख लिया है ना। बस बाकी एक्सरसाइज डी 4 एक्सरसाइजेज हैं इसमें, वो भी हमने कर रखी हैं। तो ये था बेसिकली इस पूरे चैप्टर का।